है ना। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं। अब देखो, आपने सुना, अभी देखा होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान एक गांव में जा रहे थे चुनाव प्रचार करने। उप मुख्यमंत्री कौन? 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक था सम्राट चौधरी और थे विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा एक गांव में जा रहे थे प्रचार के लिए, तो गांव वालों जैसे वो गांव में एंटर करना चाह रहे थे, गांव वाले उनको घुसने नहीं दे रहे थे। गांव के कुछ लोग और कुछ महिलाएं उनके ऊपर गोबर फेंक रही थी, ठीक है। अब वो नाराज, अपने सुरक्षा कर्मियों से कह रहे हैं गोली मार दो, ठीक है। उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं अगल बगल। अब सुरक्षा कर्मी गोली नहीं मार सकते, जान लो, उनके कहने पे तो नहीं मार सकते, ठीक है। सुरक्षा कर्मी हमेशा अपने बॉस, जो उनको हेड होता है डिफेंस का, उससे संचालित होते हैं। अब वो नाराज होकर उसको फोन कर रहे हैं कि कैसा सुरक्षा कर्मी दिया हो, मेरे कहने पे मार ही नहीं रहा है, लोग इसके ऊपर भी गोबर फेंक दिए हैं, ठीक है। वहां की एसपी को मिलकर नाराज हो रहे हैं, डांट रहे हैं कि तुम कैसे एसपी हो, देखो गांव वाले मेरे ऊपर गोबर फेंक दे, नारा ले, तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब आप जानते हो कि चुनाव के टाइम पे सारी पावर किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास। चुनाव के टाइम पे किस अधिकारी की कहाँ नियुक्ति करनी है, कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ हटाना है, ये सरकार नहीं करती। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे सबसे मजबूत होता है, इसीलिए सारे अधिकारी उस टाइम पे नेताओं पे नहीं सुनते, नेता कुछ भी करते रहे, ठीक है। सुनेंगे किसकी? इलेक्शन कमीशन की, जो चुनाव आयोग कहेगा। तो फिर उन्होंने यही धमकी दे रहे थे, मेरी सरकार बनने दो, सरकार बनने दो, फिर तुम लोगों को देख लेंगे, भी सारी गुंडागिरी तुम लोग उतारेंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा कह रहे थे? कि जान रहे थे जिस दिन मैं सरकार में आ जाऊंगा, और वो सरकार में आ भी गए, तो मैं इनको ठीक करूंगा। अब वो ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन आप भी सरकार में आ जाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार में आना होता है, सरकार बनानी होती है। तो अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला पार्ट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्यपालिका व विधायिका, ठीक है। अब आपने पढ़ा है संसद के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? संसद के कितने अंग, कौन कौन से? इन 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वेरी गुड। एक क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में तय है, समझ रहे हो, कि संसद के अंग ऑब्जेक्टिव टाइप में इनमें से पूछेगा कि सिर्फ राज्यसभा लोकसभा है, फिर तीनों पूछेगा राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति है, कि सिर्फ राज्यसभा है कि सिर्फ लोकसभा है। तो आपको लगाना है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है क्या? संसद, है ना। अब आप देख रहे हो यहां पे क्या? कार्यपालिका, है ना। तो कार्यपालिका का मतलब होता है बेसिकली सरकार और सरकार के जितने अंग हैं, जितने मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जितना तंत्र है, वो सब क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है भाई? राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्र क्यों? क्योंकि सरकार का प्रमुख नॉमिनल हेड एक तरह से कौन होता है? राष्ट्रपति ही। सरकार सारे काम किसके नाम से करती है? राष्ट्रपति के नाम से, अपने नाम से कुछ नहीं करती, ठीक है। सारा काम करेगी प्रधानमंत्री, लेकिन नाम लगाएंगे किसका? राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति ने ये किया है, राष्ट्रपति ने वो किया है, राष्ट्रपति ने वो किया है। और राष्ट्रपति कहेंगे हम कब कर रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ आप ही ने किया है, इसीलिए तो आपको बैठाया गया है, ठीक है। तो भारत में ये, अब देखो आपने समझ लिया। एक अगला अंग है विधायिका। विधायिका का मतलब है जो कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। तो आप जानते हो कि विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा कि संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? एक तो बजट सत्र, एक शीतकालीन सत्र विंटर सेशन, एक ग्रीष्मकालीन सत्र, है ना। तो अभी विंटर चल रहा है ना, अब विंटर सेशन शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट की मीटिंग होने वाली है। तो वहां पे राज्यसभा लोकसभा के लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे और नए नए कानून बनाएंगे। आपने कभी देखा है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग? देखा करो कि कैसे चर्चाएं होती हैं, कैसे पक्ष विपक्ष लोग बैठते हैं, कैसे एक
लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, कैसे सदन को चलाया जाता है, ये जब आप देखोगे तब तो सीखोगे। कल आपका भी नंबर आएगा वहां बैठने का, तो कैसे जानोगे? इसलिए अभी से आप देखते रहो कि आपको कैसे अपनी बातों को रखनी है, कैसे अपनी बातों को एक तरह से लोगों को मजबूर कर देना है सुनने के लिए, तरह तरह तरीके से, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं लोग। तो विधायिका का मतलब होता है कि जो दो सब मिलके जो कानून बना, उसमें सरकार भी शामिल होती है और विपक्ष भी। विधायिका में सरकार भी शामिल होती है और विपक्ष भी, क्योंकि आप जानते हो कि क्या लोकसभा में सिर्फ सरकार के मेंबर बैठते हैं? वो भी लोग बैठते हैं जो सरकार में नहीं होते। सरकार में क्यों नहीं होते हैं? कि उनकी पार्टी की सरकार, उनकी पार्टी की बहुमत नहीं आती है, उनकी पार्टी की सीटों की संख्या कम होती है ना। और राज्यसभा में आप जानते हो कि सारी पार्टियों के लोग होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में चुनाव कैसा होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, कैसे होता है? इनडायरेक्ट। उनका चुनाव राज्यों के विधायक लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं पूछूं आपसे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट, कितने लोग उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगे बैठने के लिए? हाँ बेटा, पहले तो टोटल सीट बता दो तुम। टोटल राज्यसभा में कितनी सीट, टोटल लोकसभा में कितनी सीट, बोलो जल्दी। इतना तो टोटल ही है। ठीक है, अब आप होमवर्क लिख लो एक लाइन पे कि लोकसभा और राज्यसभा की सभी राज्यों में सीटों की संख्या लिखिए। आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीट है और किस राज्य में राज्यसभा कितनी सीट है। राज्यसभा व लोकसभा के सभी राज्यों में सीटों की संख्या लिखिए। ठीक है, और कल आपकी कॉपी में पूरा लिखा होना चाहिए। मैं पूछूंगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, और यहीं से 4 क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में। वो पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, आप क्या बताओगे? ध्यान से सुनो, हर बार तुमको 543 ही आ रहा है, अभी नींद से उठे नहीं हो लगता है। टोटल सीट है 543। क्या सारे लोग यूपी वाले बैठ जाएंगे क्या वहां पे? 28 राज्य है ना, और आप जानते हो कि जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का बंटवारा होता है। हर 20 लाख की आबादी पे एक सीट। ठीक है, जैसे सोनभद्र से कितने लोग जाते हैं लोकसभा में बैठने? सोनभद्र से कितने लोग लोकसभा में बैठेंगे? आप लोग सब सोनभद्र से हो ना, सोनभद्र के ही वासी हो सब लोग, ज्यादातर लोग तो हैं। तो कितने लोग यहां से जाएंगे लोकसभा में? पूरे सोनभद्र से बुलाया नहीं जाता वहां किसी को, वो आपके लिए जगह है, आपको वहां यहां से चुनाव जीती जनता भेजती है। तो कितने लोग जाएंगे? सिर्फ 1 लोग। ये मत कह देना 10 लोग, सिर्फ 1 लोग। ठीक है, पूरे सोनभद्र से कितने जाएंगे? 1 लोग। अब ऐसा नहीं है कि लड़ेंगे सिर्फ 1 ही लोग, लड़ने वाले तो बहुत सारे होंगे, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ेंगे। जैसे सपा से कोई लड़ेगा, कोई बसपा से लड़ेगा, कोई बीजेपी से लड़ेगा, कोई कांग्रेस लड़ेगा। ठीक है, कोई निर्दलीय लड़ेगा। मतलब जैसे मान लो आपको कोई दल टिकट नहीं दिया तो आपको मैं अपने मन से लड़ूंगा, आप लड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जीतेगा 1 और वही जाएगा। तो समझो पूरे जिले की आवाज होती है वो वहां पे। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग कुल मिला के कितने लोग? 80 लोग, 80 लोग। अब आप कहोगे जिले कितने हैं यूपी में? बताओ कितने जिले हैं यूपी में? 75, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 80 लोग कैसे जा रहे हैं? क्योंकि देखो, आप अभी मैंने बताया कि 20 लाख की आबादी पे 1 सीट। तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत है, समझ रहे हो? जैसे सबसे बड़ी आबादी वाला जिला कौन सा है आपके यूपी में? बिहार यूपी में है। तुम बहुत बड़े गधे हो लग रहा है मुझे, है? मैं ये पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी में? तो कह रहा है बिहार। है? अभी पूछूंगा बिहार में तो कह दोगे भारत। उल्टा चल रहे हो। क्या समस्या है? कल के नींद में हो कि कल की उतरी नहीं है? क्या मालूम है? ऐसा नहीं करते, ठीक है, गलत चीजें हैं ये। तो आप कौन सा सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर? कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या? 60 लाख।
60 लाख आबादी है, तो कितनी कितनी सीट होनी चाहिए वहां? तो 3 होनी चाहिए, लेकिन 3 भी नहीं है, कितनी है? 2 है। ठीक है, ऐसे बनारस है, ऐसे कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, यहाँ बहुत जनसंख्या है। ठीक है, तो कुछ कुछ जिलों में 2 सीट कर दी गई हैं। जैसे एक है प्रयागराज, एक है फूलपुर। नेहरू जी कहां से चुनाव लड़ते थे? नेहरू जी फूलपुर से। ठीक है, प्रयागराज की जो दूसरी नंबर सीट थी उससे चुनाव लड़ते थे नेहरू जी। तो कुल मिला के कितने लोग जाएंगे? 80 लोग। ऐसे ही आपको सारे राज्यों का लिख लेना है, नोट कर लेना है, याद भी करना है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में आता है और आएगा भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए कार्यपालिका। अब थोड़ा सा लिखिए कार्यपालिका में। हाँ, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका में क्या क्या आएगा ये बहुत जरूरी है। कार्यपालिका में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है आप जानते हो? राष्ट्रपति, है ना? तो लिखिए भारत का राष्ट्रपति, उसके नीचे लिखिए भारत का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, यही लिख लो और इसके नीचे लिखो संविधान के अनुच्छेद 52 में, 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। मतलब लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। समूची कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यही पूछा जाता है, क्वेश्चन है, समझो। पूछा जाता है कि कार्यपालिका की शक्तियां किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में। मतलब सब कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लिख लिया? कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मैं जो बोलता हूं ना, आप शब्दशः लिखने की जरूरत नहीं है, अपने शब्दों में आप उसको लिख लो। मेन है इसेंस को समझ जाओ और अपने शब्दों में लिख लो। हायर एजुकेशन में आ गए हो आप, मैं आपको इबारत नहीं लिखवा रहा हूं कि जो मैं बोलूं आप वही लिखो। राष्ट्रपति में निहित होंगी। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, मुख्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों का हेड कौन? राष्ट्रपति। हालांकि एक पद और बना दिया गया है, उसका नाम है सीडीएस। सीडीएस का नाम सुना है? तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होंगे वो पहले ऐसा होता था कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं करेंगे। यहां पे आपने देखा आर्मी है, नेवी है एंड एयरफोर्स है। ठीक है, पहले क्या होता था? तीनों के हेड होते हैं, आप जानते हो, हेड। ये तीनों राष्ट्रपति से डायरेक्ट अपनी बात रखते थे, लेकिन अब नहीं। अब इनके ऊपर एक बैठा दिया गया है, एक व्यक्ति, ये तीनों लोग उससे बात करेंगे, जिसका नाम है सीडीएस। और सीडीएस इनको अपनी बात कहेगा। सीडीएस का मींस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या नाम है उसका? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी कौन है इंडिया में? ये बहुत नया पद है, पहले नहीं था, नया नया जनरेट किया गया है। तो कौन है इंडिया का अभी सीडीएस? बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, थल सेना अध्यक्ष कौन है? आर्मी का चीफ कौन है इंडिया में? तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नाम मुझे बताइए, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ना। आप जानते हो कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, दिल्ली में भी ब्लास्ट भी हुआ है 2-4 दिन पहले। तो बताओ हमारे कौन है ये सब? अगर नहीं याद है तो कल आपको याद करके सुनाना पड़ेगा। ध्यान रखो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन, सीडीएस कौन और राष्ट्रपति। तो मुझे उम्मीद है कि पता ही होगा आपको। फिर भी मुझे ऐसे चेहरे लग रहे हैं बहुत सारे जो बता नहीं पाएंगे कि राष्ट्रपति का नाम ही ना पता हो, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट तो और ही मुश्किल लग रहा है आप लोगों को देख के। उपराष्ट्रपति का नाम क्यों? मुस्कान कौन है? वेरी गुड, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो कहीं से बात तो आ गई। तो लिख लिया आपने? क्या लिख लिया? कि तीनों सेनाओं का, ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब लिखो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। जरा चेक करो आप लोग योग्य हो कि नहीं।
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अरे अपने कॉमन सेंस लगाओ, तीन ही तो सेना है, हैं? क्या और कोई सेना बन गई? एक सेना नो डाउट और है जिसको बोलते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड नाम सुने हैं? जो हमारे कोस्ट की रक्षा करते हैं। कोस्ट मीन्स कभी आप लोग, अच्छा अभी आर्मी में एक नया कॉन्सेप्ट आया है 4 साल वाला, क्या बोलते हैं उसको? अग्निवीर। आप लोगों ने अग्निवीर का फॉर्म भरा कि नहीं भरा? अग्निवीर नहीं बनोगे आप लोग? अग्निवीर नहीं नाम सुना इसका? बनोगे नहीं? क्यों नहीं बनोगे? क्या बनोगे फिर? मतलब सेवा, सेना में नहीं जाना चाहते हो देश सेवा करने के लिए? तीनों सेनाओं का प्रमुख बनोगे क्या? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कमांडर बनो, ठीक है। और सबसे बड़ा कमांडर तो राष्ट्रपति है, आप जानते हो कि तीनों सेनाओं का हेड है। तो देखो, अब राष्ट्रपति कौन बन सकता है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। तो पहली एलिजिबिलिटी है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो लिख लो, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। भारत का क्या हो? नागरिक हो। और उम्र कितनी चाहिए? 35। तो दूसरा लिख लो, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। तो अभी आप लोग नहीं बन सकते अभी राष्ट्रपति, है ना? कोई बात नहीं, इंतजार कर लो थोड़ा सा, बनोगे। तो 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका। पूछा जाता है ये, सोच रहे हो कि राष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र कितनी चाहिए? तो कितना लिखोगे? 35, ठीक है। और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का मेंबर बन सके वो। किसका? लोकसभा का। और जरा मुझे बताइए कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25। वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बंद हो चुका है तुम्हारा लगता है?